सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो, मैनेजमेंट सबको पता है क्या होता है। मैनेजमेंट होता है किसी भी काम को खुद भी करना और दूसरों से भी कराना। ठीक है, और हमने पूरा पढ़ा, फर्स्ट पार्ट की बुक में हमने पूरा मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ा है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मतलब फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो बेसिकली आप देखेंगे, फाइनेंस का मतलब होता है मनी। ठीक है, फाइनेंस से क्या समझते हैं आप? फाइनेंस से हम समझते हैं कि इट रिफर्स टू मनी, कैश और फंड अवेलेबल टू कैरी आउट बिजनेस ऑपरेशन। ये वो पैसा होता है, वो फाइनेंस वो पैसा होता है जिसको हम बिजनेस में यूज करते हैं और बिजनेस में पैसा लगाते हैं, चलाते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि जो फाइनेंस है ना, इट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस जो है ये हमेशा बिजनेस का लाइफ माना जाता है, लाइफ ब्लड माना जाता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि अगर बिजनेस के अंदर फाइनेंस नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो बिजनेस चल नहीं पाएगा। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ह्यूमन बीइंग में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग में ब्लड अगर ना हो तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसी तरह से बिजनेस के अंदर अगर मान के चलते हैं कि फाइनेंस नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। Therefore, we can say that every business, every enterprise require funds at different stages. अलग अलग स्टेजेस में हर एक बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है। अगर हम देखें, बिजनेस को स्टार्ट करते समय भी हमें पैसे की जरूरत होती है, बिजनेस को ऑपरेट करते समय भी हमें बिजनेस पैसे की जरूरत होती है। और अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, सपोज करो आप बिजनेस को और बढ़ाना चाह रहे हो और उसके सेटअप्स करना चाह रहे हो, जगह जगह खोलना चाह रहे हो, तो यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। तो फाइनेंस हमें हर जगह जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन। सिंपल भाषा में, कम शब्दों में अगर बोलना हो तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस है। जब भी हम फाइनेंस, पैसे को मैनेज करते हैं तो दैट इज नोन एज फाइनेंस मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम काम क्या करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम क्या होता है? इट डील्स विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसका काम होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, कि कहाँ से पैसा आएगा। यानी कि देखो यहाँ लिखा हुआ है लाइक प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मतलब अगर हम पैसा लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, कैसे प्रोक्योर करेंगे, प्रोक्योर मीन्स कहाँ से प्राप्त करेंगे, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, और उस पैसे को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस जो भी हमारा उस पैसे से प्रॉफिट होगा उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसकी अर्निंग्स को हम ओनर्स में कैसे बांटेंगे, ये चीज इसमें फैसला किया जाता है। ओवरऑल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसको प्लानिंग भी करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने होते हैं, डायरेक्टिंग देना होता है और कंट्रोलिंग का भी काम करता है। और इसमें पूरा सुनिश्चित किया जाता है कि पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा, कितने पैसे की जरूरत है, पैसा आ जाएगा तो उससे जो प्रॉफिट होगा तो वो कितने हिसाब से बांटा जाए, डिविडेंड के रूप में कितना दिया जाए। आपको तो पता ही है कि इक्विटी शेयर्स के अंदर डिविडेंड जो है फिक्स नहीं रहता, ऑलरेडी उसमें डिसाइडेड नहीं रहता। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जब ऑन कर लेगी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो किसको कितना पैसा देना है ये आपको तय करना पड़ता है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी क्लास? बेटा समझ में आ गया यहाँ? ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखो, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है जो एक्विजिशन ऑफ मनी का ध्यान रखता है कि कैसे इफेक्टिव एक्विजिशन किया जाए। ठीक है, तो इन वेरी शॉर्ट वी कैन से दैट इट रिफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद द इफेक्टिव एक्विजिशन ऑफ एंड यूज ऑफ मनी। तो इसको हम लोग बोलते हैं, और बहुत लोगों ने इसके अलग अलग, अगर आप देखेंगे, डेफिनेशंस दिए हैं, अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग लोगों ने दिए। तो आप जो भी आपको इजी लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोल और इम्पोर्टेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है? देखिए इसका क्या काम है, अगर हम देखें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है, तो सबसे पहला इसका काम ये है, रोल ये है कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इसको डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना पैसा लगाएगा, डिसीजन टू इन्वेस्ट कैपिटल डिसीजन बोलते हैं इसको। जैसे फिक्स एसेट में कितना पैसा लगाना है, क्योंकि अगर आप फिक्स एसेट खरीदोगे तो आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको कमाई भी होगी, आगे चल के आप कमा भी सकते हो। तो आपको डिटर्मिन करना पड़ता है कि फिक्स एसेट्स कितना लेंगे, अगर लेंगे तो। ठीक है, इसके लिए आपको कैपिटल बजटिंग बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर मान लो आपको डिसाइड करना है कि कितने रुपए लगाओगे
तो आपको पहले तय करना पड़ेगा ना कि कितना पैसा आप इकट्ठा करोगे, कितना फिक्स एसेट की जरूरत है, उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि कितने रुपए आपके लगेंगे। तो आप बिजनेस की साइज और कंपोजिशन को देख के आप तय करते हो कि कैपिटल इन्वेस्ट करना है तो कैपिटल डिसीजन बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, कि फिक्स एसेट खरीदने से रिलेटेड फैसले को हम कैपिटल डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे बिजनेसमैन को, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनको जो फैसले लेने होते हैं उसमें एक फैसला तो उनको ये लेना होता है कि हम कितने फिक्स एसेट खरीद, तो उसके लिए जो जो वो डिसीजन फिक्स एसेट को खरीदने से रिलेटेड लेते हैं उसी को हम कैपिटल डिसीजन बोलते हैं। ये वो फैसला है जिसके अंदर उनको फिक्स एसेट को एक्वायर करने से रिलेटेड लेना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? लेट मी Yes, नो। sir. ठीक है, और दूसरा इनका रोल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट, या यूं भी बोल सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट। देखो क्या होता है कि एक तो लॉन्ग टर्म हमने बात कर ली कि लॉन्ग टर्म एसेट्स की जरूरत पड़ती है हर एक बिजनेस को, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स कहाँ से आएगा वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा होता है कि करंट एसेट्स, देखो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए वो चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है करंट एसेट्स के अंदर, उसको तय करना पड़ता है कि कितने रुपए वो करंट एसेट्स के अंदर लगाए। जैसे कि स्टॉक खरीदने के लिए, डेटर्स के लिए कितने पैसे वो रखेगा, तो आप इसके लिए उसको तय करना पड़ता है कि ये फैसला उसको लेना पड़ता है। तो ये हो गया उसका दूसरा रोल। पहला रोल क्या था? पहला रोल था कैपिटल बजटिंग, यानी कि फिक्स एसेट को खरीदने से संबंधित बिजनेस में उसको तय करना पड़ेगा कि बिजनेस के लिए कितने फिक्स एसेट की जरूरत है और कहाँ से वो एक्वायर करेगा, कितने रुपए लग जाएंगे, अलग से निकाल के रखना पड़ेगा। दूसरा हमने पढ़ा कि डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स, इसमें डिटर्मिन करना पड़ता है कि करंट एसेट्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना इन्वेंट्री चाहिए, कितना कैश चाहिए, कितना रिसीवेबल्स है हमारे पास, और बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, ये उसको पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. तीसरा इसका रोल ये है कि अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। देखो इसको ये तय करना पड़ेगा कि कितना लॉन्ग टर्म फंड्स रखे, कितना शॉर्ट टर्म फंड्स, उसको तय करना पड़ेगा। देखो बिजनेस के अंदर कम समय के लिए भी फंड्स होते हैं और लंबे समय के लिए फंड्स होते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लंबे समय के लिए फंड्स रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और वो पैसा काफी समय तक फंसा रहेगा। और शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं कम समय के लिए होते हैं। तो देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म फंड्स इन द बिजनेस। एक पैसा तो आप कम समय के लिए निकाल रहे हो, ला रहे हो, जैसे मान लो बिजनेस को 3 साल के लिए जरूरत है तो कम समय के लिए हो गया, लेकिन अगर 10 साल के लिए जरूरत है तो लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए उसको। तो अगर 1 साल से कम चाहिए तो कम समय के लिए फंड्स चाहिए होंगे, और लॉन्ग टर्म है तो काफी लंबे समय के लिए चाहिए। तो इससे बिजनेस की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इफेक्ट होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म फंड्स रख लोगे तो आप पैसे को फिर इधर उधर नहीं कर पाओगे, लंबे समय तक टिका रहेगा। शॉर्ट टर्म फंड्स जो है उनको जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड मतलब वो हाईली लिक्विड होते हैं। तो आप बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर you'll have to decide which type of funds you want to raise, either it will be a short term or a long term। तो आपको ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजर का रोल होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, तो बताओ मुझे क्या क्या रोल है फाइनेंशियल मैनेजर के। 3 रोल मैंने बता दिए। पहला कौन बता रहा है? Size and composition of fixed assets. ठीक है, दूसरा? Current assets. क्या? करंट सर एसेट, अमाउंट ऑफ ठीक है। करंट एसेट। ठीक, Amount. डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट भी कह सकते हो, है ना, कि करंट एसेट्स कितना लाया जाए। तीसरा? सर अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। बिल्कुल ठीक, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स वो देखना पड़ेगा उसको कि कितना पैसा लाना है, लॉन्ग टर्म फंड्स कितना रहेगा, शॉर्ट टर्म फंड्स कितना रहेगा, उसको ये तय करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आप होता क्या है कि ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस आर फुलफिल्ड थ्रू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस। सबको पता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी नीड्स होती हैं या तो वो लॉन्ग टर्म से पूरी होती हैं या शॉर्ट टर्म से पूरी होती हैं। तो मैनेजमेंट को ये तय करना पड़ेगा कि कौन सा मतलब लॉन्ग टर्म कितना रखना है और शॉर्ट टर्म कितना रखना है। ठीक है, अगर जैसे मान लो वो जैसा रखेगा उसके हिसाब से उसकी लिक्विडिटी इफेक्ट करेगी। अ- अगर मान लो लंबे समय के लिए पैसा रखता है तो उसको जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, कम समय के लिए पैसा रखता है तो उसको जल्दी से कन्वर्ट कर सकता है।
तो उसको तय करना पड़ेगा खुद कि वो कौन सा सोर्स को यूज करता है। जैसे अगर मान लो उसको 50 लाख की जरूरत है, तो उसको तय करना पड़ेगा कि ये लंबे समय के लिए मंगा रहा है या 1-2 साल के अंदर वापस कर देगा। तो कंपनी को जैसे नीड्स होती है उसके हिसाब से तय करना पड़ता है। फिर एक और रूल होता है डेट इक्विटी रेशियो। देखो, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा रेज करना होता है तो उसके पास दो ऑप्शन, या तो वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज कर सकता है या फिर वो डेट के थ्रू रेज कर सकता है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, मार्केट में वो इक्विटी शेयर्स को इशू करके और उसके बदले वो मार्केट से पैसा उठा सकता है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर्स आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स आ सकता है। लेकिन जो डेट होता है ये उधारी होती है, यानी कि उधार के थ्रू भी ले सकते हैं। बस फर्क ये होता है कि डेट के अंदर ना उसको गिरवी रखना पड़ता है अपने एसेट्स, और इक्विटी के अंदर उसको अपने एसेट्स गिरवी नहीं रखना पड़ता। तो उसको तय करना पड़ेगा कि कौन से सोर्स के थ्रू वो पैसा रखना चाहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि थोड़ा सा डेट हो और थोड़ा सा इक्विटी हो, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन एक ज्यादा अच्छा विकल्प होता है, ऑप्शन होता है हमारे पास। क्योंकि अगर हम उधार लेते हैं तो उधार में आपको ना कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर्स लेते हो तो आपको जो भी आपका प्रॉफिट होगा बिजनेस का, उसके ऊपर आपको ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। तो जनरली देखा जाता है कि इक्विटी आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, बीइंग अ कंपनी आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और आप जब शेयर्स इशू करोगे इक्विटी शेयर्स, तो उन लोगों के पास वोटिंग राइट भी होता है, वो लोग अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं। ये मैंने आपको 11th में ही पढ़ा है। तो इससे कंपनी के ऊपर बर्डन आ जाता है, कंपनी हमेशा टेंस रहती है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन रहता है। उसको कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करता है कि ये फैसला लोगे तो हम आपको हटा देंगे। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मान लो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ज्यादा डिविडेंड नहीं देंगे तो उनको डर रहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर उनके अगेंस्ट में वोट कर देंगे और उनका पत्ता साफ हो जाएगा, तो वो डरे रहता है। लेकिन डेट में ऐसा नहीं होता है। डेट में एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है स्टूडेंट, और इसमें आपको उन उन लोगों के ना पास वोटिंग पावर भी नहीं होती है कि आपको हटा सके। तो इसमें मैनेजमेंट थोड़ा अपने आप को सेफ महसूस करता है। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि वो लोग कभी भी अपने एसेट आके मांगने लगेंगे। मतलब अगर आप उनके पैसे नहीं दे पाओगे टाइम पे, तो वो आपको आपके एसेट्स को ले जा सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं आपके एसेट्स के ऊपर जो गिरवी रखा है उन्होंने, जो आपने कंपनी ने गिरवी रखा है उनके लिए। तो ये नुकसान भी है और फायदा भी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल मैनेजर का, उसको तय करना पड़ता है कि अगर बिजनेस के अंदर पैसे की जरूरत होगी तो डिबेंचर्स के थ्रू कितना मंगाएं, लोन के थ्रू कितना मंगाएं, इक्विटी शेयर्स के थ्रू कितना मंगाएं, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कितना मंगाएं। ये उसकी जवाबदेही हो जाती है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा क्लास। सर, हाँ बोलो। आपने जो कहा ना वोटिंग राइट, तो वो कोई हाँ पर्टिकुलर टाइम पर होता है, फिर कंपनी डिसाइड करती है कि अभी कर सकते हैं 6 महीने में, ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा होता है ना कि जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करती है ना बेटा, तो इक्विटी शेयर्स को शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास ये पहले से ही राइट होता है कि वो कितने भी आ, कितने इक्विटी शेयर्स के पास राइट होता है शेयर होल्डर्स के पास कि वो वोटिंग कर सकते हैं। मतलब किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो खुश नहीं है, डायरेक्टर से खुश नहीं है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो एनुअल जनरल मीटिंग में वो उसके अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं। इतना है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है इसमें कि वो लोग ना इसके अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं। तो आप खुद ही सोचो, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर होगी तो आपको हमेशा डर रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर किसका काम, किसके लिए काम करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। वो तो एक मैनेजर है, उसको हायर किया हुआ है कंपनी ने। तो डायरेक्टर्स उसको बोलते हैं कि भाई आप बताओ कितना डिविडेंड देना है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं। इसका रोल यही है कि यही लोग बैठ के तय करते हैं कितना देना। अगर ज्यादा दोगी तो आपकी कंपनी को नुकसान है, अगर आप ज्यादा डिविडेंड देते हो इक्विटी शेयर्स पे तो आपको हमेशा नुकसान रहेगा। अच्छा, कोई भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमेशा प्रेशर बना के रखते हैं कि ज्यादा डिविडेंड चाहिए। तो जब कंपनी ज्यादा अर्न करती है तो वो लोग उसको प्रेशर बनाते हैं कि हमें ज्यादा डिविडेंड चाहिए, पिछली बार हमें 12% मिले थे, इस बार हम 15% लेंगे। और अगर उसको मना करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स, तो उसमें खतरा रहता है उनके खुद के लिए, क्योंकि सभी जने मिलके उसको हटवा भी सकते हैं। लेकिन डेट में ये खतरा नहीं रहता। डेट में अगर लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू अगर आप पैसा लेते हो बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर, तो आपको कम से कम कोई बीच में आपके ना डिसीजन में आके रुकावट नहीं डालेगा, आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, किसी के पास वोटिंग राइट नहीं लगेगी। लेकिन एक नुकसान ये है
कि आपको ना अगर समय पे पैसे नहीं लौटाओगे तो फिर वो डिबेंचर होल्डर आके पूरे पैसे ले जाएंगे, क्योंकि ये आपको गिरवी रख के लेना पड़ता है। जब भी आप रेज करते हो थ्रू डेट यानी कि लोन या फिर थ्रू डिबेंचर्स, तो आपको एसेट गिरवी रखना पड़ता है, एमोटाइज कराना पड़ता है। तो उनके पास अधिकार होता है कि अगर उनको 4 साल 5 साल जो भी आपने समय सीमा उनके साथ डिसाइड की है, इफ यू आर नॉट पेइंग देम इन टाइम देन दे विल हैव द राइट टू क्लेम ऑन दैट एसेट्स। तो जो भी आपने मॉर्गेज कराया है, गिरवी रखा है, उसको वो क्लेम कर लेंगे। तो बहुत इससे भारी नुकसान होता है, पता चला मशीन ले गए उठा के, इस तरह का नुकसान हो सकता है। तो यही फाइनेंशियल मैनेजर को तय करना पड़ता है कि कितना डेट लिया जाए और कितना इक्विटी लिया जाए। आ गया समझ में शुभ मलिक? यस सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ओके, अब हम आ जाते हैं बेटा फिफ्थ पॉइंट पे, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये रोल ही है, रोल ही हम पढ़ रहे हैं, रोल कह लो या इंपॉर्टेंस कह लो, ध्यान रखना। पांचवा आता है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होते हैं ना, उनको उनका जो डिसीजन है वो इफेक्ट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। जैसे मान लो अगर वो ज्यादा डिबेंचर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं या लोन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो इसमें जो है इनको इंटरेस्ट का रेट जो है थोड़ा कम रह सकता है। लेकिन अगर वो इक्विटी शेयर ज्यादा लेते हैं तो उनको ज्यादा डिविडेंड देना पड़ सकता है। तो इससे डायरेक्टली जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्ट होता है, ठीक है, इससे उनकी प्रॉफिट को इफेक्ट हो सकता है। तो उनके फैसले से डिसीजन होता है कि क्या होगा, ठीक है। मतलब अगर आप देखो वेरियस आइटम इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉसेस गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर डिसीजंस। तो इनके डिसीजन की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्ट होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो किसी कंपनी ने ज्यादा इक्विटी के थ्रू रेज किया, तो सबको पता है कि इक्विटी शेयर के ऊपर ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कल को अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो उसको ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है कंपनी के लिए, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ये वाले पॉइंट्स हमने सब पढ़ लिए। एक बार मैं इसको रिकैपिचुलेट कर दूं। आप जब नोटबुक में लिखना तो इंपॉर्टेंस या स्लैश लगा के रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर लिख सकते हो, ठीक है। या तो रोल कह लो या इंपॉर्टेंस कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पहला इसका रोल क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है कि द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। फाइनेंशियल मैनेजर को तय करना पड़ता है कि फिक्स एसेट्स का साइज कितना होगा, कितना फिक्स एसेट्स वो लेना चाहते हैं, उनको तय करना पड़ेगा। क्योंकि फिक्स एसेट में एक बहुत बड़ा खतरा क्या होता है कि जब आप एक बार फिक्स एसेट ले लेते हो तो आपको बहुत पैसा लगता है एक ही बार में। अगर गलती से आपने फिक्स एसेट ज्यादा एक्वायर कर लिया तो भी आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने अंदाजा लगाया कि उसको 50 मशीन खरीदनी है, और उसका वो जो अंदाजा था वो गलत निकल गया। मान लो उससे पोटी की में ही काम चल जाता, तो 10 मशीन बिना मतलब में पड़ी रहेंगी बिजनेस। और क्योंकि आप मशीन खरीद रहे हो, फिक्स एसेट खरीद रहे हो, तो इट विल बी वेरी कॉस्टली। तो आपको कंपोजिशन तय करना पड़ेगा कि कितना फिक्स एसेट आपको खरीदना है। कहीं अगर ज्यादा हो गया तो भी नुकसान है, कम हो गया तो भी नुकसान है। दूसरा हमने पढ़ा कि अमाउंट ऑफ करंट एसेट। देखो करंट एसेट का मतलब है डे टू डे एक्टिविटी में काम आते हैं ये करंट एसेट। तो कंपनी को तय करना पड़ता है कि उसके पास कितना पैसा रहना चाहिए, कितना स्टॉक रहना चाहिए, कितना इन्वेंट्री वगैरह। तो उसको ये तय करना पड़ता है, और ये डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंशियल मैनेजर। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज he will have to determine how much current asset should be there into the company. तीसरा हमने पढ़ा अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। देखो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स कितना रखा जाए, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं कि लंबे समय के लिए लिया गया पैसा, और शॉर्ट टर्म फंड्स होता है कम समय के लिए रेज किया हुआ पैसा। तो कंपनी को तय करना पड़ेगा कि पैसा अगर वो रेज करती है मान लो मार्केट से, तो कितने समय के लिए करेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि कंपनी ने लोन लिया तो पहले ही बैंक को बता देती कि हम ये लोन 5 साल तक ले रखेंगे और 5 साल के बाद इसको आपको वापस कर देंगे। तो कंपनी को तय करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स कितने रहेंगे। कई बार क्या होता है कि आपने मान लो आपने लोन ज्यादा ले लिया, आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, आपने फैसला किया कि हम 10 साल के लिए लोन लेंगे, और पता चला कंपनी के पास प्रोजेक्ट ही नहीं है। तो आप इस पैसे का क्या करोगे? अब आप फंस जाओगे। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कौन से तरह का लोन ले, किस तरह का फंड्स लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म फंड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म फंड्स लेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ता है और ठीक रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी की सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से। और डी वाला जो मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंस, ये है डेट इक्विटी रेशियो।
देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक तरह से, अगर आप देखो इस टॉपिक में, इसमें क्या बताया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजर को तय करना पड़ता है कि जो भी वो पैसा रेज करेगा उसमें डेट का कितना हिस्सा होगा और इक्विटी का कितना हिस्सा होगा। और आप जानते ही हो कि इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द रियल ओनर्स। ये बिजनेस के असली ओनर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो एक बार पैसा लगा दिया, ये पैसा जिंदगी भर के लिए बिजनेस में पड़ा रहता है। मतलब इस पैसे को बिजनेस वापस नहीं करती, ये तभी वापस लौटाती है जब बिजनेस बंद हो जाए। और आप समझ ही सकते हो, बिजनेस बंद होगी तो उसके पास लौटाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। जब एकदम खत्म हो जाएगी तभी तो बंद करेगी बिजनेस को। तो इसमें फाइनेंशियल मैनेजर को तय करना पड़ता है कि अगर वो पैसा रेज कर रहा है मार्केट से, तो कितना डेट रहेगा और कितना इक्विटी रहेगा। इक्विटी का मतलब है रियल ओनर, डेट का मतलब है उधार। अब ये उधार चाहे वो डिबेंचर के थ्रू ले ले, चाहे वो लोन के थ्रू ले ले, या कहीं कोई इंस्टीट्यूशन से रेज कर ले, वो सारे के सारे डेट में आते हैं। और इक्विटी आता है कि जो रियल ओनर है, जिन्होंने हमेशा के लिए खरीद लिया। अब इसमें देखो एक खतरा ये है, मैंने पहले भी समझाया आपको, कि अगर आप इक्विटी शेयर्स को खरीद लेते हो, एक तो उनके पास वोटिंग राइट है, दूसरा ये है कि उनको हमेशा के लिए डिविडेंड आपको देना पड़ेगा पूरे जिंदगी में। तो आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा ज्यादा रखना चाहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको क्लास। यस। एक और चीज होता है बेटा, जैसे मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कमा रही है, तो अगर उसने इक्विटी शेयर से ज्यादा पैसा रेज किया होगा तो वो लोग डिमांड करेंगे कि हमें ज्यादा डिविडेंड दो। लेकिन यहीं पे जो डेट है, डेट मतलब उधार, इसमें वो लोग ज्यादा डिमांड नहीं करते, क्योंकि वो उन लोगों का रेट फिक्स होता है। उनको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतना ही मिलेगा। अब कंपनी अगर ज्यादा कमाए तब और कम कमाए तब, हर सिचुएशन में उसको उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है, वो उसके लिए हुए डिसीजन से प्रॉफिट और लॉस सीधा सीधा इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर उसने कोई फैसला लिया तो उससे सीधा सीधा प्रॉफिट इफेक्ट होगा और लॉस इफेक्ट होगा। तो यही था स्टूडेंट्स, इसमें मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया यहाँ तक। एवरीबडी अंडरस्टूड? यस मुझे सर। बताओ। ठीक है, तो अभी हमने दो चीजें पढ़ ली। एक तो हमने पढ़ लिया रूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोनों अगर एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आपको आंसर सेम है दोनों का। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो कोई बच्चा मुझे बताएगा अभी तक पढ़ने से आपको क्या समझ में आया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उद्देश्य क्या होता है, सोच के बताओ। क्या उद्देश्य फाइनेंस। होता होगा बेटा? हाँ, फाइनेंस क्या? सर फाइनेंस प्रॉफिट मैनेज मैक्सिमाइज कर। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। और कोई बच्चा? इन्होंने एक ही शब्द में सारा चीज निपटा दिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अच्छा, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको तीन तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे। पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, लॉन्ग टर्म एसेट लेंगे या फिर शॉर्ट टर्म एसेट लेंगे, कौन सा तरीका सही रहेगा। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि जब पैसा रेज करोगे तो कौन से सोर्स से करोगे, इक्विटी से करोगे, प्रेफरेंस से करोगे, डिबेंचर से करोगे, कहाँ से करोगे। और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। जब कंपनी को फायदा हो जाता है तो वो डिविडेंड के रूप में सबको बांटता है पैसा, तो उसको ये भी तय करना पड़ेगा कि डिविडेंड डिसीजन क्या हो। तो आप देख सकते हो इन्हीं को हमें पढ़ना है। तो आप जब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। The financial management should ensure maximum returns on investment to the shareholders। देखिए, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, इनको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि ऐसा पैसा लगाएं, ऐसा पैसे को इन्वेस्ट करें कि ज्यादा से ज्यादा उनको रिटर्न मिले। मतलब कुछ ऐसा करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट मिले, मतलब उनको कहीं ना कहीं से ज्यादा पैसा मिल जाना चाहिए। तो ये इनका सबसे मेन मोटिव होता है हर एक फाइनेंशियल मैनेजर का। ठीक है। दूसरा आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फर्क है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है आप अपनी बिजनेस को और बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास हैं उनकी प्राइजेस में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे मान लो आपके शेयर्स मार्केट में, आपके जो शेयर्स थे पहले 100 रुपए के थे, अब अगर मान लो आगे चल के 400 रुपए के हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपकी वेल्थ बढ़ती जा रही है।
शेयर्स के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकर्स, जो भी डिसीजन मेकर मतलब फाइनेंशियल मैनेजर, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकर्स मस्ट बी टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जिन लोगों ने उनके शेयर्स को खरीदा है उनके शेयर्स के रेट बढ़ते चले। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर फाइनेंशियल मैनेजर को क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा फाइनेंशियल मैनेजर को फर्क पड़ता है, जैसे मान लो किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए 100 रुपए के, अगर वही शेयर बढ़ते बढ़ते 2-3 साल में 400 रुपए के हो जाए, तो जितने उसके शेयर होल्डर होंगे वो अमीर हो जाएंगे, उनके पास पैसा आ जाएगा और कंपनी का भी नाम होगा, क्योंकि कंपनी के शेयर्स में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी चल रही है, अंदर कंपनी का मैनेजमेंट बेहतरीन है। तो हर एक फाइनेंशियल मैनेजर का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी तरह से वेल्थ को बढ़ाया जाए, और वेल्थ का मतलब है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें बढ़ोतरी की जाए, एसेट खरीदे जाए, बिल्डिंग्स बनाई जाए, जमीन खरीदी जाए, वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज किया। और इसके अलावा तीसरा है अदर ऑब्जेक्टिव। और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड। ये भी तो हो सकता है कि रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई हो, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब भी पैसे की जरूरत हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सारा पैसा उनको टाइम पे मिल जाए, है ना। दूसरा है टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को एडिक्वेट रिटर्न मिले, जिन लोगों ने पैसा बिजनेस में लगाया है उनको अच्छे से रिटर्न मिल जाए, उनको प्रॉब्लम ना हो, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है कि शेयर होल्डर्स को जितना भी उन्होंने पैसा लगाया वो उनको उससे कमाई हो। तीसरा आता है टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। हर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो पैसे का सही इस्तेमाल हो। अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यू नॉट बी एबल टू अर्न प्रॉफिट, तो आप नुकसान होगा आपके बिजनेस का खुद का और प्रॉफिट भी घट जाएगा। तो हर एक बिजनेस का ये एक तरह से इंश्योर करती है कि वो प्रॉपर यूटिलाइज करे फंड्स का, फंड्स को अननेसेसरी वेस्ट ना हो। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। एक और ऑब्जेक्टिव है बेटा टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे, मतलब उसमें कुछ घपला ना हो। ठीक है, तो ये भी एक इसका डिसीजन, मतलब ये भी आप यूं कह सकते हो कि इसको इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी सेफ्टी से रिलेटेड है, कि जो भी बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है, शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए हैं, वो सेफ रहे। तो ये लोग फ्रॉड ना करें, है ना, कोई इलीगल बिजनेस ना करें, क्योंकि तभी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, नहीं तो सबके पैसे डूब जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं इसको समझाता हूँ ऐसे कि जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जब पैसा मंगाना हो, रेज करना हो, तो उसको कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब अगर वो पैसा मंगाता है तो लॉन्ग टर्म कितना होगा, शॉर्ट टर्म कितना होगा, इक्विटी में कितना होगा, प्रेफरेंस में कितना होगा, उसको तय करना पड़ेगा। मतलब उसको सबका एक ऐसा रेशियो बनाना पड़ेगा जिससे कि उसको एकदम कंपनी ना डूबे और उसके ऊपर मतलब एक तरह से दबाव भी ना है। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस। देखो, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ना उसका फोकस क्या होता है, मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया कि उसका फोकस 3 एरिया में होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को लेके, दूसरा है फाइनेंसिंग को लेके, और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन को लेके। तीनों देखो मैंने हाईलाइट किया है स्लाइड में कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका फोकस होता है, फाइनेंसिंग के ऊपर उसका फोकस होता है स्टूडेंट्स, और डिविडेंड डिसीजन के ऊपर भी उसका फोकस। ये तीन चीजों के ऊपर उसका फोकस बहुत ज्यादा रहता है। रीजन क्या है इसमें, आप देखेंगे कि इसका काम ही यही है कि कहाँ से इन्वेस्ट किया जाए। फाइनेंस में क्या होता है, पैसा कहाँ से आए। डिविडेंड में क्या होता है कि कहाँ से कितना इक्विटी शेयर्स के ऊपर कितना डिविडेंड दिया जाए, प्रेफरेंस पे रेट कितना फिक्स किया जाए। तो इन सबको मिला के हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो अगर ये तीनों फंक्शन को आप मिला दो तो इसी को हम बोलते हैं फाइनेंस फंक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी स्क्रीन पे आपने ये देख रहे हैं आप कि ये 3 फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर। कौन कौन से हैं? एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है, दूसरा उसको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होता है, और तीसरा उसको डिविडेंड डिसीजन लेना होता है। तो दीज आर थ्री डिसीजंस व्हिच अ कंपनी हैज टू टेक। एम आई करेक्ट? यस सर।
अब हम बात करेंगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। देखो जैसा कि नाम है, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी लिया हुआ डिसीजन कि देखो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं पैसा लगाती है, बिजनेस में लगाती है। तो उसको ये तय करना पड़ता है कि कौन से एसेट्स सेलेक्ट करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। उसको तय करना पड़ता है कि कौन सा एसेट्स के अंदर पैसा लगाना है, कौन सा हम लोग मतलब किस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर उसने गलत इन्वेस्ट कर दिया तो उसको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। जरा सा गलत लिया हुआ फैसला उसको कंपनी को डुबा सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं, इट इज कंसर्न विथ हाउ फॉर्म्स वैल्यूएबल फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स। उसको तय करना पड़ता है कि जो भी वो पैसा लगा रही है बिजनेस, वो कौन कौन से एसेट्स में लगाए, लैंड में कितना लगाए, बिल्डिंग में कितना लगाए, फैक्ट्री के ऊपर कितना खर्च करे, फर्नीचर कितना लगाए, इक्विपमेंट्स खरीदने हैं तो कितने इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें जो है इसको तय करना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट सबको? यस सर। ठीक है, अब आप देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं ना, बेसिकली दो तरह के होते हैं। या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा या शॉर्ट टर्म डिसीजन होगा। जब भी आप कोई कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर है, जब भी ये कोई फैसला लेता है, डिसीजन लेता है, तो या तो लंबे समय के लिए डिसीजन लेता है या शॉर्ट समय के लिए डिसीजन लेता है। तो इधर लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा या शॉर्ट टर्म डिसीजन होगा। ठीक है, अब देखो लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसको मेरे बारे में शुरू में थोड़ा सा समझाया था। ये वो डिसीजन है जिसमें उसको ये तय करना पड़ता है कि जो भी वो पैसा खर्च करने वाला है, खर्चेगा जो भी पैसा, वो एसेट खरीदने पे कितना लगाने वाला है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपको कई साल तक कमा के देगा। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, जब भी वो फिक्स एसेट खरीदता है, तो उसको इस बात की जानकारी रहती है कि ये एसेट से वो लंबे समय तक कमाए। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार बिजनेस के अंदर, मान लो बिजनेस ने बिल्डिंग बनाया, तो बिल्डिंग कई साल तक उसको कमाने में मदद करती है। और एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार आपने बना लिया तो आपको कई साल तक, मतलब 60 70 80 90 100 साल तक उसको आप यूज कर सकते हैं और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जो लंबे समय के लिए यूज किए जाते हैं। और ये जो खर्चे होते हैं ना, ये हमेशा बिजनेस को बेनिफिट पहुंचाते हैं लंबे समय के लिए, हमेशा एक साल से ज्यादा समय के लिए ये फायदा पहुंचाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा परचेज ऑफ न्यू मशीन, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है, ये होता है डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। मतलब आप देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको रोजमर्रा कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए आपको कुछ पैसे रखने पड़ेंगे, आपको स्टॉक्स रखने पड़ेंगे, जिससे कि आप उसको बिजनेस में यूज कर सको। तो इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये वो डिसीजन है जिसको आपको कम समय के लिए रखना होता है और आप इसको यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर द डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप इसको बोल सकते हो कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन। वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अनदर इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन है जिसमें हम लंबे समय के लिए एसेट्स को खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब ये इन्वेस्ट दो तरह से हो सकता है, या तो लंबे समय के लिए होगा या कम समय के लिए होगा। लंबे समय के लिए जो डिसीजंस होते हैं ये हमें कई साल तक कमा के देते हैं, और अक्सर देखा गया है कि एक साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे मशीन खरीद लेना, ब्रांच ओपन कर देना, इस तरह से। लेकिन वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल डिसीजन जो होते हैं, वो डे टू डे वर्किंग को करने के लिए होते हैं। ये जैसे कि पैसा कितना है, कितना सामान हमारे पास स्टॉक के तौर पे बचा हुआ है, ये सब हम लोगों को बताना पड़ता है। आ गया स्टूडेंट समझ में यहाँ पे? यस सर। अब एक और आज का आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टिंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कौन सी वजहें हैं, जब जैसे मान लो आप फाइनेंशियल मैनेजर हो और आप फिक्स लॉन्ग टर्म एसेट खरीदना चाहते हो, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहले आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन द बिजनेस शुड बी कंसीडर्ड बिफोर मेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखो, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो लंबे समय के लिए, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ये एसेट हमें कितना कमा के देगी। इस एसेट में इन्वेस्ट करने से हमारे को कितना कमाई होगी, हम कितना पैसा इससे कमा सकते हैं, हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश कितना होगा, और अगर इसे हम खरीदेंगे तो हमारा पैसा कितना बाहर जाएगा बिजनेस से, कितने हमें खर्चने पड़ेंगे पैसे, उसके बाद ही आप फैसले ले सकते हो। तो अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजर कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो को ध्यान देता है तो उसका फैसला बदल सकता है। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबा समय लेते हैं स्टार्ट करने में प्रोजेक्ट। मतलब शुरुआत में आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा और बहुत लंबे समय के बाद आपकी इनफ्लो शुरू होती है। तो आप ऐसे बिजनेस में पैसा कम लगाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपने आज पैसा लगाया तो हो सकता है 5 साल बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू हो। तो आपको तय करना पड़ेगा कि क्या आप इतना क्या काबिल हो, क्या आपके पास पैसा इतना पड़ा हुआ है कि आप झेल लोगे इस चीज को। तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर जैसे मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पहले शुरू में पैसा ज्यादा लगेगा, उसके 5-6 साल के बाद जाके कमाई होनी शुरू होगी, तो आप भी अगर फाइनेंशियल मैनेजर होगे तो हो सकता है इस पे 10 बार सोचो आप। लेकिन एक चीज और होता है कि आपने एक बार पैसा लगा दिया तो लंबे समय तक आप कमाते रहोगे। दूसरा होता है आउटफ्लो, मतलब जब आप एसेट खरीदोगे तो कितना पैसा आपका लग जाएगा। अगर बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है तो फिर आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। तो ये ऐसे फैसले हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। तो आपको पहले कैश फ्लो प्रोजेक्ट का देखना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने पे कितना मैं कमाऊंगा और कितना गंवाऊंगा। मतलब कई बार होता है ना कि आपने 5 करोड़ लगाया और कमाया सिर्फ 6 करोड़, और एक कंपनी में आपने लगाया 1 करोड़ और कमाया 3 करोड़। बताओ कौन सा बढ़िया है? दूसरे वाले पहला वाला कंपनी या में। दूसरा वाला? दूसरा वाला, क्योंकि उसमें हमारा आउटफ्लो कम हो रहा है और इनफ्लो अच्छा खासा है, यानी आउटफ्लो के मुकाबले हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा इफेक्ट है, मतलब कैश का फ्लो एक ऐसा फैक्टर है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा और आप अलग तरीके से सोचना शुरू कर दो। दूसरा आता है बेटा रेट ऑफ रिटर्न। देखो, कभी भी आप अगर बिजनेस में पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप हमेशा रेट ऑफ रिटर्न देखोगे। एक कंपनी है जो इन्वेस्ट करने पे उसको 10% का रिटर्न मिल रहा है, और एक कंपनी, एक एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 15% मिल रहा है, और दोनों में एक बराबर रिस्क है। तो बताओ कौन सा आप चुनोगे? हितेश, पंद्रह कौन सा परसेंट चुन? वाला। 15% वाला ऑब्वियसली। हितेश, कितना परसेंट वाला चुनोगे आप? 10% वाला या सर पंद्रह 15। परसेंट वाला? हर कोई 15 वाला करेगा क्योंकि इक्वल रिस्क है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन नॉर्मली जो है सेकंड वाले को ऑप्ट करेगा, क्योंकि दोनों में रिस्क बराबर है। अच्छा चलो, मैं चेंज कर देता हूँ सिचुएशन। 10% वाले में रिस्क बहुत कम है और 15% वाले में रिस्क बहुत ज्यादा है, तो कौन सा चुनोगे? सर दोनों में आधा आधा लगा देंगे पैसे। एक ही को चुनना है। अब आप सोचने पे मजबूर हो गए, है कि नहीं? तो रिस्क फैक्टर भी इफेक्ट करता है, मतलब एक हमारा रिस्क फैक्टर भी होगा जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, उसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि किस में ज्यादा रिस्क है और रेट ऑफ रिटर्न कैसा है, उसी के हिसाब से हम तय करते हैं कि हमें डिसीजन क्या लेना है। ठीक है, कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा। एक और है बेटा तीसरा वाला, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन सर्टेन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और कैलकुलेशंस रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो। ये सारी क्राइटेरिया हमें देखनी पड़ेगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, कैश का फ्लो कितना है, टेक्निक कौन सी यूज होंगी। ये सारा चीज जो है देखने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। तो ये थे वो फैक्टर जो हमें कभी भी फैसले लेने पे अफेक्ट कर सकते हैं हमारे सोच को। तो मैं एक बार फाइनली इसको कैपिटलाइज करके ये रिकैपिचुलेट करके खत्म करता हूँ। जब आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि 3 फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। पहला, कैश फ्लो। कभी भी कोई भी पर्सन अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ये देखना पड़ता है कि फ्लो कैसा है, पैसा ज्यादा आ रहा है या जा रहा है। अगर किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है और आ कम रहा है तो आप उसको चुनोगे नहीं, दूसरे वाले को चुनोगे। तो एक फैक्टर तो ये था। दूसरा फैक्टर था रेट ऑफ रिटर्न, किसमें ज्यादा कमाई हो रही है। अगर मान लो एक ही प्रोजेक्ट है और उसमें एक में तो मिल रहा है 10% और दूसरे में मिल रहा है 15%,
और रिस्क भी दोनों में बराबर है, तो आप हमेशा 15% वाले के साथ जाएंगे। और तीसरा अभी अभी हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया क्या है। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट के फैसले लेते हो तो आप कुछ कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स को फॉलो करोगे, जैसे कि आप टेक्निक्स देखोगे, कैलकुलेशंस देखोगे कि कितना इन्वेस्ट करना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, कैश फ्लो कितना है। ये सारी क्राइटेरिया देखने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट तय कर सकते हो कि कितना इन्वेस्ट आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब किसी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम है आज वाली क्लास में तो वो बच्चा मुझसे अभी पूछे कोई भी टॉपिक में। हमने 3 टॉपिक पढ़ा। पहले हमने पढ़ा था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कैपिटल मैक्सिमाइजेशन। और तीसरा हमने पढ़ा फाइनेंशियल डिसीजन, जिसमें हमने 3 तरह के डिसीजन पढ़े। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा ये वाला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, जिसमें से मैंने आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बता दिया है। हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे एसेट के नाम पे, बिल्डिंग के नाम पे, फैक्ट्री के नाम पे, फर्नीचर के नाम पे। फिर हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरह से होता है, या तो लॉन्ग टर्म हो सकता है या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म डिसीजन वो होता है जो लंबे समय के लिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म कम समय के लिए किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने फैक्टर्स पढ़े, जिसको अभी अभी हमने आपको डिस्कस किया। आप बताओ किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम इसके आगे कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल अकाउंट्स की दूसरी बुक लानी है। कंपनी अकाउंट्स लानी है, हाँ 2 सेकेंड वाली।